नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। खबरें इंतजार नहीं करती, खबरों तक पहुंचना पड़ता है। गांव, शहर, गली, नुक्कड़, हर मोड़ से गुजरना पड़ता है। सच की दावेदारी चाहे कितनी भी मजबूत हो, पर झूठ की पर्देदारी से उलझना ही पड़ता है। बिल्कुल, और झूठ का चक्रव्यूह भेद कर सच सामने लाने की कोशिश का ही नाम है सत्याग्रह, जिसमें हम हर खबर की सच्ची तस्वीर आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल, पूर्वांचल हो या पश्चिमी यूपी, अवध हो या बुंदेलखंड, अगले 1 घंटे में हम यूपी की हर बड़ी हलचल से आपको रूबरू करवाएंगे। बिल्कुल, कोई क्षेत्र छूटेगा नहीं। गाजियाबाद से गोरखपुर तक और लखीमपुर से ललितपुर तक, गांव हो या शहर, गली मोहल्लों से कस्बे तक, एक भी बड़ी खबर नहीं छूटेगी और कोई भी अधूरी खबर चलेगी नहीं। ऐसा होगा सत्याग्रह का मिजाज। सुबह से लेकर शाम तक, समाज से लेकर सियासी मैदान तक, आपके सरोकार से जुड़ी खबरों का गुलदस्ता है सत्याग्रह। ब्रेकिंग न्यूज हो या बड़ी खबर, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हो या खबर का असर, यूपी के चप्पे चप्पे का चौतरफा हाल बताएगा सत्याग्रह। जहां खबर वहां एबीपी गंगा, जहां सत्य वहां एबीपी गंगा। सच की जमीन से खबरों की सबसे बड़ी पड़ताल का नाम है सत्याग्रह। तो यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ और देखते रहिए हमारा दमदार शो सत्याग्रह। और सत्याग्रह की शुरुआत आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे से होगी। कल रामपुर, आजमगढ़ की जनता अपने वोटों से तय कर देगी कि यूपी की राजनीति में किसकी साख बरकरार रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ यूपी की सत्ता में दोबारा लौटी भाजपा की या 2019 में दोनों लोकसभा सीटों पर कब्जा करने वाली सपा की कौन बाजी मारेगा, ये 26 तारीख को पता चल जाएगा। बिल्कुल, कल जनता फैसला करेगी। किसके भाग्य का फैसला होगा, इस पर हमारी लगातार नजर है। साइकिल चलेगी या फिर कमल खिलेगा, बात सुप्रीम कोर्ट की अब करते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर के खिलाफ चल रही सुनवाई की बात, जहां यूपी सरकार ने कोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई पर हलफनामा पेश किया है। तो दरअसल जमीयत उलेमा हिंद ने प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को चुनौती दी थी, लेकिन यूपी सरकार ने कहा है कि आज कोर्ट में आरोपी जावेद पंप का घर ढहाने की कार्रवाई कानून के तहत ही हुई है और इस पर अब क्या चीज आती है सामने, वो देखने वाली बात होगी। तो वहीं अब यूपी के बुलडोजर की गूंज राष्ट्रपति चुनावों में भी सुनाई देने लगी है और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बुलडोजर को राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा बना दिया। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे तो सत्ता पक्ष को उम्मीदवार के मुकाबले राष्ट्रपति भवन में संविधान की ज्यादा मजबूती से हिफाजत कर पाएंगे। वहीं कल होने वाले मतदान से पहले रामपुर से सपा उम्मीदवार आसिम रजा का प्रशासन पर गंभीर आरोप है। आसिम रजा का कहना है कि पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को घरों से उठा रही है और अब तक पुलिस ने यह भी आरोप है कि 250 से 300 कार्यकर्ताओं को घर से उठा लिया है। आसिम राजा ने प्रशासन से शांतिपूर्ण मतदान कराने की अपील की। तकरीबन 250-300 लोगों को उठाया है। हमने कुछ लोगों के नामों की फहरिस्त जो आज दोपहर 2 बजे तक रिलीज नहीं हुए थे, उनकी हमने ऑब्जर्वर को भी दी है, उनकी डीएम को भी दी है। कुछ लोग रात से जब से 1 बजे से तांडव चला है, बड़ा तांडव, वैसे 7 बजे शुरू हो गई थी कार्रवाई। कुछ लोगों को रिलीज़ कर दिया, उनके नाम हमने नहीं दिए, क्या फ़ायदा देने से। लेकिन जो लोग अभी तक कस्टडी में थे उनके हमने नाम डीएम को भी दिए हैं, ऑब्जर्वर को भी दिए। और जो पुलिस का एक तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उसे क्रैकडाउन कहते हैं, एक हमला हुआ है पूरे ज़िले में, और पूरे ज़िले का कोई थाना ऐसा नहीं है जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को थाने में या तो बुलाया गया या उनके घरों से उठाया गया और घंटों के हिसाब से उन्हें थाने में बिठाया गया। तो गंभीर आरोप लगे हैं। रामपुर में कल होने वाले मतदान से पहले सपा प्रत्याशी आसिम राजा के आरोपों पर रामपुर के एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने आरोपों को नकार दिया है कि रामपुर में कल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की पूरी तैयारी है।
रामपुर के एसपी अशोक कुमार शुक्ला से वोटिंग की तैयारियों पर बात की बीपी गंगा संवाददाता सनुज शर्मा ने क्या कुछ कहा है। आसिम राजा उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है और 200 से 250 जो कार्यकर्ता हैं उनको उठा लिया गया है। पुलिस उनके घरों पर भी दबिश दे रही है ताकि वो घरों से बाहर ना निकल सके और चुनाव को प्रभावित किया जा सके। इन आरोपों पर क्या कहना है एसपी रामपुर अशोक कुमार शुक्ला जी का? सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए कुछ ही घंटे बचे हैं और उसके बाद वोटिंग होगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने आरोप लगाए हैं, इन आरोपों पर क्या कहना है? देखिए, ये आरोप पे मुझे ये कहना है कि आरोप प्रत्यारोप पार्टी अपार्ट हम कहना चाहेंगे कि जिनका भी क्रिमिनल इंटेंसिडेंट है, अपराधी सभी के लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, उनकी पूछताछ करते हैं। अब मैं उनकी बाइट देख रहा था, उन्होंने कहा कि रेड कार्ड जारी किए हैं। रेड कार्ड का मतलब ये है कि भाई मुझे आशंका है, शिकायत है आपकी कि आप उपद्रव करेंगे, तो कृपया आप शांति रखें। हमने 116 कर दिया आपके खिलाफ, तो कौन सी आफत आ गई? हम आपसे एक बंधक पत्र ले रहे हैं कि आप शांति रखोगे। आखिर और कौन सा मेरे पास जरिया है कि हम आपसे शांति की अपील करें? तो ये एक प्रोसेस है वो, और किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। इतना मुकम्मल इंतजाम है पुलिस का, 20,000 के करीब फोर्स लगा हुआ है। 72 कंपनी CAPF बाहर से आई है, जो ना आपको जानती है ना हमको जानती है। हर बूथ पे कम से कम 5 आदमी उनका है, 2 आदमी हमारा, 7 आदमी राइफलधारी वहाँ पे मौजूद है। वो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, पोलिंग अफसर हैं, बाहर का फोर्स है जो शायद मतदाता को पहली बार देखेगा, मतदाता उसे पहली बार देखेगा। तो इस तरह से आशंका पे नहीं जाना चाहिए, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने मुझको भी फ़ोन किया था, मैंने बात किया, हमका कोई भी उत्पीड़न वाली कार्रवाई किसी के लिए भी नहीं की जाएगी, हम सब के लिए बराबर है। अब अगर आशंका किसी को है तो कोई इलाज नहीं है हमको। मैं ओपनली कहता हूँ आपके माध्यम से, अगर कोई दिक्कत है तो लेट मी नो। एसपी रामपुर अशोक कुमार शुक्ला जी सीधा कह रहे हैं कि वो किसी को रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर दिखता है कि कुछ आशंका दिखती है तो टोकेंगे जरूर। और उन्होंने सभी पार्टियों से ये अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर लेकर आएं। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरा एक सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसमें परिंदा भी बिना मर्जी के पर नहीं मार पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, रामपुर। और देखिए कल होने वाली है वोटिंग से पहले किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इस पर भी लगातार नजर है। हमारे 2 साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामपुर से सनुज हमारे साथ जुड़े हैं, आजमगढ़ से खुर्रम हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले रामपुर का रुख करेंगे सनुज का। सनुज, देखिए कल वोटिंग से पहले वोटिंग का काउंटडाउन चल रहा है, लेकिन इस बीच में आरोप लगा दिया आसिम रजा ने, जिस पर SP ने सफाई भी दी है। इस सफाई पर क्या कह रहे हैं आसिम रजा? सनुज। देखिए, आसिम राजा ने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि जो पुलिस है वो बेवजह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है और 200 से 250 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस पर हमने सीधे जो अशोक कुमार शुक्ला है SP रामपुर, उनसे सीधी बात की थी। उनका सीधा कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने रेड कार्ड जारी किए हैं और जब भी इस तरीके से चुनाव होते हैं, कहीं ये दिखता है कि इस इलाके में ऐसे लोग हैं कि जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को रेड कार्ड नोटिस जारी किए जाते हैं। उनका सीधा कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही है और सीधी चेतावनी भी SP ने दी है कि यदि चुनाव में खलल डालने की किसी ने भी कोशिश करी तो पुलिस सख्ती से निपटेगी, किसी का उत्पीड़न नहीं होगा। वो खुद चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें, लेकिन जिस तरीके से आसिम राजा ने चुनाव से कुछ घंटे पहले जिस तरीके से बड़ा आरोप लगाया है, उसके कुछ सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। SP बागपत का सीधा कहना है कि आज ये आरोप लगाने की इस तरह की क्या जरूरत थी। उनकी सीधी आसिम राजा से फोन पर बात हुई थी, कोई दिक्कत थी वो कह सकते थे और उन्होंने सीधा कहा कि किसी को कोई दिक्कत है SP ने मुझे सीधा फोन कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ जाता है कि जो रामपुर की सियासत है, आखिर उसकी सियासी हवा चल किधर रही है? आजम खां है, इलाके के कद्दावर नेता हैं और आसिम राजा को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी हैं, वो भी चुनाव मैदान में है। बिल्कुल, और चुनाव के आखिरी घंटे में इस तरीके के जो आरोप लगे हैं, ये कई सवाल खड़े करते हैं। लेकिन आजमगढ़ में क्या स्थिति है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी खुर्रम बने हुए हैं। खुर्रम, ये बताइए कि आजमगढ़ में किस तरीके से चुनावी फिजा चल रही है? वहाँ सब कुछ शांत है, सब कुछ सही चल रहा है? क्या तैयारी है कल की वोटिंग की? देखिए, यहाँ पूरी तरह से चुनाव शांत रूप से चल रहा है। जिस तरीके से तैयारियां पूरी शांतिपूर्वक हुई हैं, पुलिस SP अनुराग आर्य ने इस बात को स्पष्ट किया कि करीब 22,000 पुलिस के जवान लगाए गए हैं, जिसमें 8,000 के करीब पैरामिलिट्री फोर्स के लोग लगाए गए हैं। सभी पोलिंग पार्टी अपने पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच गई हैं। लेकिन यहाँ जो चुनावी फिजा है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तीनों पार्टियों BJP, BSP और समाजवादी पार्टी के बीच घूम रही है। यहाँ बिल्कुल अभी हम इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकते कि किस करवट इलेक्शन जाएगा,
लेकिन एक बात जरूर है कि समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं पिछले लोकसभा या 2022 की विधानसभा में जो वोट ऑफ परसेंट था उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, ये निश्चित रूप से। और दूसरी बात है, लोग इस बात को भी लेकर के असहज है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ में नहीं है। तमाम सवाल इसको उठ लेकर रहे के हैं और इन समाजवादी सवालों पार्टी के से बीच अब जिम्मेदारी जनता की है। शुक्रिया खुर्रम आपका जानकारी देने के लिए। सनोज आपका भी शुक्रिया, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और पल पल की सबसे जो पहली जानकारी होगी आपको एबीपी गंगा पर मिलती रहेगी। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बसपा के प्रत्याशी की वजह से चुनाव त्रिकोणीय है, मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन रामपुर सीट जहां भाजपा के लिए नाक की लड़ाई है तो दूसरी तरफ आजम खान के लिए साख का सवाल बन चुकी है। और उपचुनाव के कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई हुई थी और अपनी वापसी पर आजम खान ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है, टाइगर इज बैक। बिजली की चेकिंग, सड़कों पर पुलिस की तानाशाही, लूट, सब कुछ कम होगा, रुकेगा भी इंशाल्लाह। और बहुत कुछ कम भी हुआ मेरे आने के बाद, और कम होगा। टाइगर इज बैक, टाइगर इज बैक। एक तरफ बुलडोजर राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा बन चुका है तो वहीं दूसरी तरफ संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बुलडोजर को धर्म से जोड़ दिया है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि योगी सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों में डर पैदा करने के लिए कर रही है। वो यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं कि यूपी सरकार दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रही है। मुसलमानों में दहशत पैदा करने के लिए उनके बड़े बड़े मकान गिरा रहे हैं। दोहरा मापदंड काम चल रहा है योगी सरकार। पूछना चाहता हूँ कि क्या बुलडोजर गवर्नमेंट की पॉलिसी में या हमारा जो कानून है उसके अंदर तो उसका कोई जिक्र है नहीं, तो बुलडोजर से भी कोई कानून बनेगा? बुलडोजर तो सिर्फ डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को और उनके साथ नाइंसाफ़ी कराने के लिए ये काम हो रहा है। आज कुदरती तौर पर ये हालात जो पैदा हो गए हैं इस वक्त, तो क्या वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, क्या वो बुलडोज़र का इस्तेमाल सब पर करेंगे? तो ये इससे उनकी दोहरी पॉलिसी, दोहरी ज़हनियत का पता चलता है। और इधर भाजपा ने शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर पलटवार किया है। भाजपा ने कहा है कि जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई है उन पर बुलडोजर चलकर रहेगा। बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय को किसी प्रकार से कोई क्रिटिसाइज नहीं किया है, उसको उचित ठहराया है। बुलडोजर की कार्रवाई विधि की परिधि के दायरे में हो रही है और बुलडोजर की कार्रवाई निश्चित तौर पर चलती रहेगी। जो लोग भी गरीबों की संपत्तियों को लूट करके आलीशान अट्टालिकाओं को बना करके क्रूर अट्टहास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर बुलडोजर जरूर चलेगा। ये सरकार अपराधियों के लिए कठोर संदेश देना चाहती है और ये बुलडोजर आज गरीब लोगों के मन में भरोसे का एक हथियार बना है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मेधावी छात्रों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्रों से मुलाकात की। उनके पढ़ाई के तौर तरीकों के बारे में जाना तो वहीं छात्रों को टिप्स भी दी। आगे की कतार में लखनऊ के वो टॉप 10 मेधावी छात्र बैठे हैं जिन्होंने यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में मेहनत और जज्बे के दम पर कीर्तिमान गढ़ने का इतिहास रचा, जबकि पीछे की पंक्तियों में गर्व से सीना चौड़ाकर बैठे अभिभावक और प्रधानाचार्य मौजूद हैं और सामने सभी से मुलाकात करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संवाद के दौरान सीएम योगी ने टॉपर स्टूडेंट को गुरु मंत्र दिया। सुबह कितने बजे सो के उठते हैं? कितने बजे सो के उठते हैं जी, आप बताइए। हाँ, 7 बजे उठता था। 7 बजे क्यों उठते? जल्दी क्यों नहीं उठ जाते? सीएम के आवास पर इस खास बातचीत में योगी ने छात्रों से भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी भी मौजूद रही। जाहिर है सूबे के मुखिया के साथ वक्त बिताने के बाद छात्रों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई।
मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ हम लोग को प्रोत्साहित किया है कि हमें आगे क्या करना चाहिए और हमें मतलब कई जानकारियाँ दी हैं, कई योजनाओं के बारे में भी जानकारियाँ दी हैं। मुख्यमंत्री ने मेरा परिचय पूछा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आगे चल कर क्या बनना चाहती हैं, तो हमने बताया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और आईएएस बनना है। तो उन्होंने कहा आप अपने लक्ष्य पे लगे रहिए, आपको मतलब हासिल होगा मुकाम। अब आपको तफसील से बताते हैं राजधानी के किन 10 छात्रों से मिले मिस्टर चीफ मिनिस्टर। 93.80% अंक हासिल करने वाली इंदिरा नगर के सरस्वती विद्या मंदिर की स्वाति गोस्वामी, राजाजीपुरम के लखनऊ पब्लिक स्कूल में 92% अंक पाने वाली भूवी सिंह, 79.40% अंक लाने वाले मणियाओं में बाल निकुंज के दीपांशु, इंदिरा नगर की प्रज्ञा यादव, फैजुल्लागंज की अनन्या यादव, बीकेटी की शताक्षी बाजपाई, राजाजीपुरम के अंकित कुमार, शुभम यादव, अभय कुमार, कृष्का द्विवेदी। दरअसल सीएम अलग अलग जिलों के टॉपर्स से मिल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मुरादाबाद के छात्रों से भी ऐसे ही मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गोलीबाजी की सनक जानलेवा साबित हो सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से एक शादी समारोह की तस्वीरों के जरिए बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर शादी में दूल्हे ने पिस्टल से गोली चलाई और गोली सेना के एक जवान को लग गई, जिससे उसकी जान चली। होश उड़ा देने वाला ये मंजर खौफनाक है। शादी में बग्घी पर खड़े दूल्हे की सनक ने सेना के एक जवान की जान ले ली। देखिए, आसपास खुशी से झूम रहे लोगों का जमावड़ा है। इसी दौरान दूल्हे ने हवा में गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तब गोली नहीं चली और जैसे ही इसने हाथ नीचे किया, अचानक से गोली चल गई। चारों तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगी, हड़कंप मच गया। साफ है, खुशी का मौका गोलीबाजी के चलते मातम में बदल गया, क्योंकि मौके पर मौजूद सेना के एक जवान ने गोली लगने के चलते दम तोड़ दिया। हर्ष फायरिंग के दौरान जो बाबूलाल यादव हैं, जो सेना के जवान हैं, उन्हीं की पिस्टल से जब मनीष मदेसिया जो कि दूल्हा है, उसने फायरिंग की और गोली जो है वो बाबूलाल यादव को लग गई और तत्काल उसको लेकर के जो विवाह समारोह में लोग थे वो अस्पताल लेकर के आए, लेकिन वहाँ पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज का ये मामला सन करने वाला है, क्योंकि सेना के जवान बाबूलाल कुछ दिनों की छुट्टी पर ही घर लौटे, लेकिन दोस्त की शादी में गोलीबाजी की सनक ने उनकी जान ले ली। अब मृतक के पिता की तहरीर पर आरोपी दूल्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। अब दोषी भैया दोषी तो कहे का मतलब जो है दुल्हवा कहता है हम ही अथवा हो फायरिंग कर रहे अपने पिस्टल से, फिर पकड़ ली पिस्टल, हम आपका खिसक गया तब तक उड़ गई। अब वैसे कहता, अब यहाँ के बा उनका कोई तो नहीं बताओ वाला। शादियों में गोली चलने की कई दंग करने वाली तस्वीरें अक्सर सामने आती रही है। जरूरी है इस घटना से लोग सबक सीखे और खुलेआम फायरिंग करने की सनक से बाज आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मऊ में जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मुश्किल और बढ़ गई है। मुख्तार अंसारी की पत्नी की 3,76,00,000 की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। मऊ के रियान ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अफसान अंसारी की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को अब कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए और प्रॉपर्टी को कुर्क करने के आदेश जारी हुए। उस जमीन का बाजार मूल्य लगभग 3,76,00,000 रुपए है। डीएम के मुताबिक मुख्तार अंसारी की पत्नी की संपत्ति गाजीपुर वाराणसी 4 लेन के किनारे तलवल गांव में थी।
रायपुर जेल में बंद आजम खान के करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक के 2 भाइयों की अवैध संपत्तियों पर पुलिस ने कुर्क की कार्रवाई की। मुरादाबाद में अवैध तरीके से बनाई गई करोड़ों रुपए की बिल्डिंगों पर प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र इलाके के हरथला में करोड़ों रुपए के मकानों को प्रशासन ने सील कर दिया। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से कार्रवाई लगातार हो रही है, मुश्किलें किस तरीके से बढ़ने वाली यूसुफ मलिक की, वो भी आप देखिए। यूसुफ मलिक के भाइयों पर शिकंजा कसा जा रहा है और आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक, जिनकी आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जेल में बंद है यूसुफ मलिक, अब उनके भाइयों पर भी शिकंजा कसने वाला है। तो देखिए ये संपत्ति कुर्की की कार्रवाई हुई है, जेल में बंद है यूसुफ मलिक, तो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर जारी है। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी में पुलिस के ऑपरेशन लगड़ा ने जुर्म की दुनिया में खलबली मचा दी है। नतीजा शहर शहर अपराधियों के सरेंडर हो रहे हैं और अपराधियों के सरेंडर की शक्ल में नतीजे सामने आ रहे हैं। ताजा मिसाल बुलंदशहर का है, जहां सिकंदराबाद में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। देखिए रिपोर्ट। चेहरे पर खौफ तैर रहा है, गले में तख्ती लटक रही है जिस पर लिखा है आत्मसमर्पण। हम अपराध की दुनिया को छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहते हैं। ये तस्वीर बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाने की है, जहां हत्या की कोशिश के आरोपों का सामना कर रहे इन दोनों आरोपियों ने सरेंडर किया। यही बदमाश 2 दिन पहले ही दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला भी कर चुके हैं, पर यह ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ ही है कि दहशतजदा गुंडे खुद सरेंडर करने पहुंच गए। शायद यही वो मंजर है जिसने जुर्म की दुनिया में खलबली मचा रखी है। जिस बुलंदशहर में बदमाशों ने सरेंडर किया, वहां बीती रात ही लूट करने वालों का क्या हश्र हुआ आपके सामने है। जबकि कुछ ऐसा ही अंजाम हापुड़ के बहादुरगढ़ में चेकिंग के दौरान बदमाशों का हुआ। उसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 12 बोर व एक जिंदा कारतूस व एक सोने की चेन बरामद हुई। अभियुक्त एक शातिर अपराधी है जिसका कई जनपदों में लंबा आपराधिक इतिहास है, जो कि घटना करने की फिराक में था। गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मतलब साफ है और बिल्कुल सीधा है। कानून को हाथ में लेने वालों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। जुर्म का रास्ता छोड़ दे, सरेंडर करे, या दबोचे गए और पलटवार किया तो ऑपरेशन लंगड़ा के लिए तैयार हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब अगली खबर कौशाम्बी से है। कौशाम्बी में एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। एसआईटी के हत्थे एक महिला चढ़ी जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करती पाई गई। ये महिला साल 2016 में अमेठी में बतौर शिक्षिका नियुक्त हुई थी। 2 साल बाद उसने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कराकर गिर जिले में अपनी तैनाती कराई और महिला ने कौशाम्बी के 2 अलग अलग प्राथमिक स्कूल में साल 2020 तक बतौर सहायक अध्यापक नौकरी की थी। एसआईटी ने बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र लिख करके शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया और इस बात की जानकारी जब महिला शिक्षिका को हुई तो वो फरार हो गई। ये मामला फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति से संबंधित है। जो संबंधित शिक्षिका के संबंध में ये लेटर आया है वो जनपद अमेठी में इनकी पहली नियुक्ति थी। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर से हमारे जनपद में आई थी और ये 2018 में हमारे जनपद में कार्यरत रही हैं और फिर जब एसआईटी के माध्यम से जांच प्रक्रिया चल रही थी और जब एसआईटी का लेटर आया है तो हमने इन शिक्षिका को 2 नोटिस दे रखा है और अभी नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण करते हुए इनकी सेवा समाप्त कर दी।
देश भर के कई राज्यों में फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में भी इनमें से एक मामला है। प्रदेश में कोरोना के मामले केवल जून महीने में 5 गुने बढ़ गए। लखनऊ में इसी महीने अब तक कोरोना के मामलों में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 125 केस दर्ज किए गए। तो वहीं बीते 2 हफ्ते में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 606 पहुंच गया। इस बीच सीएम योगी ने अफसरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। तो कोविड के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा है कि अलर्ट रहें और लगातार टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़ी निगरानी, लगातार मामले बढ़ रहे हैं जिससे चिंता स्वास्थ्य महकमे की बढ़ गई है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। हालात ये है कि सिर्फ जून महीने के अंदर ही पूरे प्रदेश में जहां कोरोना के एक्टिव केस की संख्या लगभग 5 गुने तक पहुंच गई है, तो वहीं राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो 1 जून से लेकर और आज तक कोरोना के जो एक्टिव केस थे उनकी संख्या लगभग 7 गुना हो गई है। और इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अब हाई अलर्ट पर है। खुद जो विभाग के मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो भी इसे लेकर अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है वो पूरा फीडबैक ले रहे हैं और इसे लेकर एक बार फिर से प्रदेश भर में ट्रेनिंग भी कराई गई है। अस्पतालों का निरीक्षण भी किया गया है कि जिससे अगर आगे केसेस इस तरह बढ़ते हैं और कोई भी ज़रूरत पड़ती है चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर, तो कहीं पर कोई समस्या ना आए। और साथ ही लोगों से भी अभी अपील की जा रही है कि वो भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इसी बीच हमीरपुर से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है, आंकड़ा बढ़ा है। मृतकों की संख्या बढ़कर के 8 हो गई है। तो आपको बता दें कि लोडर और ऑटो के बीच ये टक्कर हुई थी और सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। देखिए घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसा हुआ है और मृतकों की संख्या बढ़कर 8 पहुंच गई है। लोडर और ऑटो के बीच ये टक्कर हुई थी। जबरदस्त ये टक्कर थी। हादसे के बाद का मंजर आपकी स्क्रीन पर है। किस तरीके से वहां पर ये हादसा हुआ होगा, कितना भयानक ये हादसा रहा होगा, इस पर जानकारी लेते हैं। हमारे साथी अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण, मृतकों की संख्या बढ़कर के 8 हो गई है, ताजा अपडेट दें, क्या वजह बताई जा रही है, क्या कह रहे हैं अधिकारी? अरुण दीपा, वाकई जो सड़क हादसा हुआ है वाकई दर्दनाक हादसा है और पिकअप और जो 3 व्हीलर सवारियां थी उसमें उसके बीच भिड़ंत हुई है और जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले संख्या 5 का आया, 5 लोगों की मौत हुई है, फिर 5-6 लोगों की मौत हुई है। अब जो आंकड़ा मौतों को बढ़कर 8 हो गया है। अब 8 लोगों की मौत का आंकड़ा पार ना हो, उसके लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर है, जिला अस्पताल में है और जो घायल है उनको बेहतर इलाज के लिए उनसे बोला जा रहा है। फिलहाल आंकड़ा 8 पहुंच गया है और जो लापरवाही बताई जा रही है, तेज रफ्तार की वजह से दोनों के बीच हादसा हुआ है। दीपा, ठीक है, शुक्रिया आपका अरुण पूरी जानकारी के लिए। तो 8 लोगों की जान गई है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और देखिए पहले 5 मौत का आंकड़ा था, 8 हो गई ये संख्या। अभी और भी कई लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। और अब चलिए बात करते हैं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की। राम मंदिर के निर्माण का काम तेज हो गया है। मंदिर के गर्भगृह को बनाने के लिए विशेष पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे की पत्तियां लगाई जा रही हैं और पूरे मंदिर में कभी भी लोहे का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होगा। मंदिर ट्रस्ट का मानना यह है कि जनवरी 2024 की मकर संक्रांति पर भगवान रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। आसमान में लहराती धर्म की ध्वज पताका इतिहास पर विजय का ऐलान है। सदियों पुरानी उम्मीदों को हकीकत में बदलने की तस्वीरें अयोध्या की हैं। वक्त के खांचे से आस्था को निकालकर धीरे धीरे गढ़ने का काम धार्मिक नगरी अयोध्या में हो रहा है। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र रामलला का मंदिर का गर्भगृह बन रहा है। ये वही गर्भगृह है जहां भगवान रामलला टेंट में विराजमान थे, जिसकी प्रतिदिन दिया बाती जलती है और एक पताका भी फहराया जा रहा है। जब से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, ये पताका तब से लगा हुआ है। यहीं पर ही अस्थायी मंदिर था जहां भगवान रामलला टेंट में विराजमान थे। गर्भगृह को बनाने के लिए विशेष पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये विशेष पत्थर बंसी पहाड़पुर के हैं, जो सदियों मजबूत बने रहते हैं। इनकी पकड़ को मजबूत रखने के लिए तांबे की पत्ती लगाई गई है। आप देख सकते हैं
कि किस तरह से गर्भगृह के पत्थर लगाए गए हैं, इनकी कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है। ये पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं। इन पत्थरों को गर्भगृह में लगाया जा रहा है और इस पत्थर की खास बात यह होगी कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए जो तांबे के पत्ती हैं, देखिए किस तरह से तांबे के पत्तियों से जो है पत्थर को जोड़ा गया है और इस मंदिर को वर्षों वर्षों तक कोई नुकसान न पहुंचे, इस तरह से मंदिर को बनाया जा रहा है। रामलला के मंदिर में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। विशालकाय भूखंड पर वैज्ञानिक तरीके से आस्था आकार ले रही है। मंदिर ट्रस्ट का मानना है कि जनवरी 2024 के मकर संक्रांति पर भगवान रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। कुल जो पत्थर रखे गए थे आज वो बढ़ करके 45 पत्थर गर्भगृह के रखे जा चुके हैं। तरासे गए पत्थर प्रतिदिन उसको रखने का काम आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे गर्भगृह, घुड़ी मंडप, आगे गृह मंडप और आगे का स्पैन मिलता जाएगा, गर्भगृह और उसके आगे का ये बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगने का काम आगे बढ़ेगा। उत्तर और दक्षिण दिशा में मंदिर की बुनियाद से सरयू की जलधारा न टकरा पाए, इसके लिए लोहे की मोटी मोटी सलाखें और जमीन से नीचे 12 मीटर गहरी खाई बनाई जा रही है। बारिश से पहले रिटेनिंग पूरा किया जाना है। रिटेनिंग वॉल का कुछ काम पूरा हो चुका है। इसके लिए मजबूत सरिये का सघन जाल बिछा दिया गया है। राम मंदिर के गर्भगृह में कुल 14 दरवाजे होंगे। कोशिश है कि राम मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही भक्तों को त्रेता युग का एहसास हो। कहें कि पूरे अयोध्या जब पहुंचेंगे श्रद्धालु अयोध्या, तो पूरा अयोध्या राममय दिखेगा। इस तरह से अयोध्या के राम मंदिर को बनाया जा रहा है। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। सोनिया गांधी कल ईडी के सामने पेश नहीं होगी। सोनिया गांधी से कल नहीं होगी ईडी की पूछताछ और ईडी ने तारीख बढ़ाने की जो अपील है उसे मंजूर कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपके सामने। सोनिया गांधी कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। अभी हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के वापस लौटी है सोनिया गांधी। कोविड उनको हो गया था और इसी बीच में ये बड़ी जानकारी है, सोनिया गांधी कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। सोनिया गांधी से कल ईडी की पूछताछ नहीं होने वाली है। और देखिए बड़ी जानकारी ये है कि ईडी ने तारीख बढ़ाने की जो अपील की गई थी सोनिया गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, उसको मंजूर कर लिया गया है। तो राहुल गांधी से लगातार पूछताछ जारी है। 5 दिन की पूछताछ हो चुकी है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, क्या जानकारी है, क्या मोहलत मांगी गई है ईडी से? देखिए, अगर बात करें तो कल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन जिस तरीके से अभी वो 2 दिन पहले ही कोविड से रिकवर होकर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से लौट के अपने आवास पे आई है और डॉक्टरों ने उनको सख्त सलाह दी है कि इस वक्त वो किसी से मेल जोल न करे, क्योंकि उनके फेफड़े में संक्रमण हुआ था और यही कारण कि डॉक्टरों की सलाह पर और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ईडी से दरख्वास्त की थी पत्र लिख करके कि उनको कल पेशी से छूट दी जाए और ईडी कोई अगली तारीख दे जिससे कि वो स्वस्थ होकर पूरी तरीके से ईडी के समक्ष प्रस्तुत हो सके। ईडी ने उनके डॉक्टरी सलाह के जिस तरीके से डॉक्टरों ने सलाह दी सोनिया गांधी को, उसको देखते हुए ईडी ने भी सोनिया गांधी की अर्जी को स्वीकार कर दिया है। अब ईडी जल्दी एक नया समन जारी करेगा जिसमें सोनिया गांधी को अगली डेट मुहैया कराएगा, जिसमें अगली डेट में फिर सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के समक्ष पेश होकर उनकी पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि अगली डेट क्या मिलती है। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह में और रेप और हत्या करने का दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जेल की सजा काट रहा है। सुनरिया जेल में कैद राम रहीम इस समय 1 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर है और इस दौरान 2 जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया के जरिए सामने आए हैं। गुरमीत अनुयायियों से आश्रम नहीं आने की अपील कर चुका है, लेकिन लोगों को बागपत के आश्रम पहुंचना जारी है। देखिए रिपोर्ट। हत्या और रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम। किधर, और ये देखिए डेरावास आपको नजर आ रही होगी हमारे पीछे, क्योंकि यहाँ बादल छाए हुए हैं थोड़े थोड़े। बरवाना में बिता रहे फरलों का समय और ये नेचुरल भगवान की जो कृपा चल रही है, नेचर देखिए कैसी खूबसूरत हुई पड़ी। बादल हैं, ये दूर से नजर आएंगे। अनुयायियों से नहीं कर रहे मुलाकात। दिन रात लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत से सेवादार यहाँ पे आए थे, पहले मिलके गए। 2017 में गुरमीत राम रहीम को
हत्या और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वो रोहतक की सुनरिया जेल में बंद था। उन्होंने शासन से 1 माह के लिए फरलों की अनुमति मांगी थी और डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा में रहने की इच्छा जताई थी। बेपरवाह सच्चे पातशाह जी ने इतनी रहमो करम की है, इतनी रहमो करम की है कि हर जगह, हर समय, हर पल वो हमारे साथ रहते हैं। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, करने वाला शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता है। हम तो सेवादार हैं, चौकीदार हैं। कर्ण करावण हार मेरा राम प्यारा, शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता है। उन्हीं की रहमो करम से हम आपके दर्शनों के लिए तैयार रहते हैं। फरलों मंजूर होने के बाद 17 जून से गुरमीत राम रहीम बागपत के बरनावा में रह रहे हैं। अनुयायियों के आश्रम आने पर रोक लगी है, लेकिन लोगों का आना जारी है। सूचना बस पता चला, पिताजी आए हैं यहाँ पे, हजूर पिताजी, तो दर्शनों के लिए आए हैं। कैसा खुशी का माहौल? बहुत खुशी का माहौल है, इतनी खुशी है कि बयान कर नहीं सकते। पहले से पता था आपको कि आएंगे? नहीं, वैसे ही अचानक ही पता चला गया। हमें पता चला, हमारे गुरुजी आ गए और हम दर्शन करने आए। बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, दर्शनों की बहुत तड़प है और सुनते ही भगे चले आए बस। गुरमीत राम रहीम 2 बार लाइव आ चुके हैं। श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं, सेवादारों के अगले आदेश का इंतजार, आश्रम पर न आएं और घर पर ही रहकर सुमिरन करें। इस दौरान उन्होंने आश्रम के अंदर के तेरावास, आम के पेड़, खेल का मैदान आदि भी दिखाए। ये देखिए आम के पेड़ हैं, बहुत ही पुराना, इसमें काफ़ी आम लगे हुए हैं। अभी आपको दिखाते हैं, आमों के भी दर्शन करवाते हैं। ये हमारे पीछे कम इसलिए हो गए, जिस दिन हम आए थे भरे हुए थे, लेकिन बंदर काफ़ी आ रहे हैं और वो तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं। ये भी कहा कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें। 10 मिनट लाइव आकर उन्होंने अपने अनुयायियों को सुमिरन करने का संदेश देते हुए कहा कि कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं झगड़े और कहीं उठ रहे नफरत के तूफान। हमारा देश, पूरा वर्ल्ड इन चीजों से बचा रहे, इसकी भगवान से अपील। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा, बागपत। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, देहरादून से है। आईएएस रामविलास यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। बड़ी खबर देखिए, रामविलास यादव को सस्पेंड कर दिया गया। घंटों की पूछताछ के बाद ये बड़ी जानकारी। विजिलेंस की टीम लगातार पूछताछ कर रही थी, लगातार आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर उनसे पूछताछ, और इसी बीच में ये बड़ी जानकारी है। आईएएस अफसर रामविलास यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर घंटों की पूछताछ, लगातार विजिलेंस के अधिकारी मौके पर मौजूद पूछताछ कर रहे थे। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है अभी भी, लेकिन इस बीच में बड़ी जानकारी है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है आईएएस अफसर रामविलास यादव पर। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, अपडेट दीजिएगा, सस्पेंड कर दिया गया रामविलास यादव को। विनोद। बिल्कुल दीपा, देखिए आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को आज शासन ने सस्पेंड कर दिया गया है। और पूर्व में विजिलेंस की टीमों ने गाजीपुर, लखनऊ, देहरादून और तमाम उनके पैतृक आवास पर जितने भी इनके ठिकाने थे उनकी संपत्तियों को खंगाला था। और आज विजिलेंस की टीमों के माध्यम से करीब 8 घंटों से लगातार पूछताछ रामविलास यादव से की जा रही है। हालांकि अभी भी पूछताछ की जा रही है और तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है विजिलेंस, जिसके चलते आज शासन की ओर से, सरकार की ओर से रामविलास यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन पर कार्रवाई करने की भी सहमति राज्य सरकार की ओर से दे दी गई है। और अगर बात करें तो उत्तराखंड में अपर सचिव कृषि के पद पर वो तैनात थे। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री धामी ने शुरुआत में कह दिया था कि किसी भी तरीके से गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो काम चोरी की हो, कम काम करने की और भ्रष्टाचार की, और एक बड़ा एक्शन लिया गया है। शुक्रिया विनोद आपका जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।